हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। वाटसन एंड क्रिक की जो मॉडल था वो था बी डीएनए। डीएनए आपकी बहुत तरीके के होता है। ए डीएनए भी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जेड डीएनए भी पाया जाता है। एंड वाटसन एंड क्रिक ने जो बताए थे वो एक डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तरीके के एक स्ट्रैंड रहेगा और एक स्ट्रैंड रहेगा, इस तरीके से ऐसे उन्होंने बताए थे। ठीक है, उसके बारे में वही है। तो डीएनए क्या होता है, देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा राइबो शुगर होता है, यानी कि 5 कार्बन वाला शुगर होता है जहाँ पर डी ऑक्सीजन रिमूव हुआ है एक पोजीशन से, में इसमें हम उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से हम कहते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है ना, ये एक एसिड है। और कौन सी एसिड हम बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में आपका 2 आ जाएगा, एक तो डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यदि यूकैरियोटिक की बात करेंगे हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है वो आपकी बी डीएनए होता है। यूकैरियोटिक की मैं बात कर रहा हूँ एंड यूकैरियोटिक की न्यूक्लियर डीएनए के बारे में हम बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डबल हेलिकल सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लिनियर नहीं, ये होता है लिनियर, यानी कि मतलब कि स्ट्रेट, सर्कुलर मतलब इस तरीके से सर्कुलर रहेगा। डीएनए इज इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड नेकेड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता है, वो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। किस प्रकार की, डबल स्टैंडर्ड तो है लेकिन सर्कुलर है, हमारे लिनियर है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से कुल मिला के हमको इतना समझ में आ रहा है कि डीएनए की जो होता है वो 2 स्ट्रैंड ऐसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो आपस में इस तरीके से कॉइलिंग है, ऐसे स्ट्रेट भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में जिस तरीके के न्यूक्लियस होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जो कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर होता है, इसी प्रकार की आपको सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ डीएनए है वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितने नंबर, जैसे ह्यूमन की बात करेंगे 23 पेयर हमारे क्रोमोजोम होता है। ठीक है ना, पी प्लांट की बात करेंगे 7 पेयर होता है। तो जितने क्रोमोजोम रहेगा उसके अकॉर्डिंग डीएनए रहता है। क्यों, क्योंकि क्रोमोजोम जो होता है ना, कैसे बने हुए हैं, डीएनए आपस में हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे लिपटे के ही तो क्रोमोजोम बना है ना। जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम उतने नंबर ऑफ डीएनए। ठीक है, अच्छा, वाटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने 1953 में डिस्कवर किए थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के दौरान पता लगाए थे कि जो डीएनए होता है इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उन्होंने भी 1962 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बनी हुई हैं एंड फॉर्मिंग द हेलिक्स, मतलब कि इस तरीके से क्रॉस किया है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रहा होगा जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आइए बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। देखिए, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि एक सुगर आपको देखने को मिलेगा, उनका जो केमिकल कंपोनेंट की बात करेंगे, एक पेंटोज सुगर 1 2 3 ये 4 5 कार्बन शुगर हो गया। शुगर उसके साथ कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस होता है। नाइट्रोजिनस बेसिस जैसे कि आर्डेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, चारों में से कोई एक है ना अटैच होगा। ठीक है, और उसके अलावा और एक होता है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। तो ये तीनों चीज़ें मिलने के बाद हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की जो नाम होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान लीजिए शुगर के साथ आर्डेनाइन जुड़ा है, ठीक है ना, आर्डेनोसाइन हम बोलेंगे, थाइमोसाइन बोलेंगे, थायमिन जुड़ा है, या ग्वानिन जुड़ा है तो ग्वानोसाइन बोलेंगे। तो शुगर के साथ कौन अटैच हो रहा है उसकी अकॉर्डिंग हम उनकी नाम डिफरेंट डिफरेंट, मान लीजिए यहाँ पर ग्वानिन जुड़ा है, इधर तो फॉस्फेट रहेगा, फॉस्फेट सभी में इक्वल रहता है, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरीके के होता है तो इसलिए उनकी अलग अलग होता है। मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे मान लीजिए साइटोसिन जुड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा उनकी नाम भी अलग रहेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सी टाइप की आपकी नाइट्रोजनियस बेसिस जुड़ा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो आपको कोई पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बने हुए हैं, एक के शुगर रहेगा, पेंटोज शुगर है। तो शुगर के बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। शुगर जो होता है हमेशा क्या है, पेंटोज शुगर मतलब कि 5 कार्बन रहेगा। कार्बन यदि 5 रहेगा, शुगर जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो हाइड्रोजन 10 रहेगा, ऑक्सीजन भी 5 रहेगा, समझ रहे हो ना। तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पे OH भी आपको 5 होना चाहिए ना, तो 5 कार्बन का मतलब है कि आपको 5 इस तरीके से रहना चाहिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, क्योंकि मान लीजिए ऐसे है ना 1 2 3 4 5 है, तो जब रिंग बनाएगा ये जो पहला वाला है ना, ये फोर्थ वाले के साथ आके जुड़ेगा, ऐसे रिंग बनता है। कभी भी ऐसा नहीं बनता है कि आपने ऐसे रिंग बनाओगे पहला वाला को 5th के साथ जुड़ोगे, नहीं, हिंड्रेंस आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। तो इसलिए तो पहला वाला जो है 4th के साथ ऐसे, देखिए यहाँ पे जुड़ गया, 5th वाला जो है ऊपर है, समझ में आ रहा है। तो जब आप बायोकेमिस्ट्री देखोगे वहाँ से आपको अच्छे, तो शुगर है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपको H, यहाँ पे OH, ये तो कार्बन हो गया ना, तो HOH ऐसे रहेगा क्योंकि आपके पास OH 5 है, तो 5 OH रहना चाहिए और H, तो ऐसे मिलेगा। तो H मतलब कि 10H एंड O5 हो जाएगा ना, सब में OH एक ऊपर एक, तो ये हो गया ना H2O हो गया ना, H2O 2HO, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे करना चाहिए OH, तो सब में ऐसा होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी ऐसा होना ज़रूरी है। इस प्रकार की होता क्या है, उनकी जो कार्बन 2 पोजीशन को फोकस कीजिए। कार्बन 2 पोजीशंस में क्या होता है, एक ऑक्सीजन जो होता है वो से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से हम बोलते हैं ये तो राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, इसलिए हम उसको राइबोज शुगर कहते हैं। लेकिन कार्बन 2 पोजीशन में ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से हम उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्लियर हुआ ना बातें, ठीक है। अच्छा, तो वो होने से क्या होता है देखिए, इसलिए तो उनकी अच्छी मतलब कि काम की बात वही होता है, हमेशा कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ सकता है, एडेनिन, थायोनिन, गुआनिन, साइटोसिस, कोई बेसिस जुड़ सकता है। कार्बन 4th यहाँ रहा है, 5th के साथ तो फॉस्फेट ही जुड़ेगा, ये दोनों तो फिक्स हो गए। यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन 2 एंड 3 पोजिशंस, ठीक है, 2 3, 2 के पास तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो बाकी बच गया क्या आपका 3' OH। तो वही जो 3' OH है, एच के साथ कोई दूसरे जो सब्सटेंसेस है वो बॉन्ड नहीं बना सकता है, OH के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए हमेशा जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स रहेगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की जो फॉस्फेट होता है वो पहला न्यूक्लियोटाइड की 3' कार्बन के साथ जुड़ा बनाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स है उसके साथ, ये दोनों तो फिक्स है, बाकी बच गया 2 एंड 3, 2 तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि उनके पास एक ऑक्सीजन नहीं है, रिमूव हो चुका है। तो इसलिए DNA जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है आज कंपेयर टू RNA, ठीक है, समझ में है ना। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, तो ये हो गया बातें कि आपको न्यूक्लियोटाइड कैसे, द नेम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, IITGC कोई है उसके अकॉर्डिंग होता है। देखिए ऐसे हमने बात किए थे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, कि पहले आपका शुगर रहा है, ठीक है, 1 2 3 इतने बार कर चुके होंगे कि आपको आसान लगेगा, नहीं तो बच्चों को क्या लगता है ना, शुगर के स्ट्रक्चर देख के ऐसे मतलब कि स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या रहता है, मान लीजिए ये एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, एडेनिन की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे मान लीजिए फॉस्फेट है, ठीक है। तो शुगर के साथ यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक ही डायरेक्शंस में होता है ना, सिर्फ पहला कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, इसलिए हम बॉन्ड ना बोल के हम लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज का मतलब है कि वहीं पे होना जरूरी है, ठीक है। फॉस्फेट के साथ जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोईस्टर, क्या बोलते हैं, उनके नाम होता है फॉस्फोईस्टर, याद रखिए, मैं इधर लिख देती हूँ, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है, शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जैसे बोलते हैं ना 8TP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर भी 3 फॉस्फेट होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना वहीं पे पूछा जाता है कहाँ पे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, कहाँ पे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होता है, कहाँ पे फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, कहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, क्वेश्चन वहीं से बनता है, ठीक है। फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड,
अनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। तो तीन फॉस्फेट जुड़ेगा तभी तो ATP, मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है तो ये शुगर है, 3 फॉस्फेट है तो ATP आप बोल सकते हो, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर सिर्फ H है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है फिर, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, मान लीजिए मैं और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी ऐसे रहेगा क्या, आपकी नाइट्रोजनस बेसिस मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है, मान लीजिए थायमिन है इधर जुड़ा है, उनकी जो फॉस्फेट है और ये 3 प्राइम पे जो OH है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे देखिए फॉस्फो ईस्टर था, किसके बीच में, सुगर एंड फॉस्फेट के बीच में फॉस्फो ईस्टर था, लेकिन पहला न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम OH एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर। डाई का मतलब 2 आ रही है ना, तो इसलिए आप ऐसे याद रखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर हुआ ना बातें। देखिए द पेंटो सुगर नेम्ड एज राइबोज बिकॉज प्रेजेंट ऑफ 5 कार्बन। कार्बन 2 पोजिशंस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, इसलिए हम उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। मैंने जो बात आपको समझाई वो चीज़ें लिखा है। द कार्बन 1 पोजीशन ऑलवेज लिंक्ड होगा किसके साथ, नाइट्रोजनियस बेसिस के साथ थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज आप लिख सकते हो ना। तो शुगर एलॉन्ग विद, तो अब क्या होगा, शुगर के साथ जब नाइट्रोजनियस बेसिस जुड़ जाएगा हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स जो बोलते हैं। तो कार्बन 5th पोजीशंस में क्या होता है, फॉस्फेट बनता है, फॉस्फेट में जो बचता है जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा आपकी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। तो फॉस्फेट जुड़ने के बाद वो तीनों को कुल मिला के हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। आई होप आपको क्लियर होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। एंड एक न्यूक्लियोटाइड में आपका क्या रहेगा, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस रहेगा, इधर फॉस्फेट रहेगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। उनकी जो OH होता है यहाँ पर H होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। मान लीजिए और एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ पे बनाएंगे तो उनकी फॉस्फेट, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और इस प्रकार की आपकी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड 2 3, मतलब कि इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जब जुड़ते हैं दे विल फॉर्म्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये एक चेन बन गया। तो आप देख सकते हो शुगर एंड फॉस्फेट ऐसे रहा है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो अंदर की तरफ मान लीजिए है, ठीक है ना, ये मान लीजिए अंदर की तरफ है, ये एक चेन हो गया। इसी प्रकार की और एक चेन बनेगा और एक स्ट्रैंड बनेगा, उनकी भी इस तरीके से रहता है क्या, उनकी भी इस प्रकार की रहेगा, नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ रहेगा। तो मान लीजिए ये आर्डेनिन है, यहाँ पर जरूर थायमिन रहता है, यहाँ पर थायमिन है तो जरूर यहाँ पर आर्डेनिन भी रहेगा। तो इस प्रकार के रहने से क्या होता है, यहाँ उन दोनों के बीच में क्या होता है ना, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हमेशा याद रखिए, जो आर्डेनिन पेयर होता है हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड आर्डेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, एंड ग्वानिन जो जुड़ता है साइटोसिन के साथ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होता है। सो इसलिए क्या होता है, हमेशा जो DNA बनेगा एक DNA स्ट्रैंड में, ठीक है, एक स्ट्रैंड मान लीजिए ये एक पेरेंट एक स्ट्रैंड हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। मान लीजिए यहाँ पर 80GC है तो यहाँ पे क्या रहेगा, TACG, क्योंकि A है तो इसकी कॉम्प्लीमेंटरी T है तो कॉम्प्लीमेंटरिटी A है, और G है तो कॉम्प्लीमेंटरिटी C है, C है तो कॉम्प्लीमेंटरिटी G है, ठीक है ना। इसी प्रकार की तो आपकी रहेगा TACG। तो ये उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी, जो चीज़ यहाँ पे रहा है उनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी चीज़ें अपोजिट स्ट्रैंड में रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है एक DNA के अंदर जितने आर्डेनिन है उतना ही थायमिन रहेगा, क्यों, क्योंकि आर्डेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा बनाता है, या तो थायमिन हमेशा आर्डेनिन के साथ जुड़ा बनाएगा। तो मान लीजिए एक DNA है, उनमें 100 न्यूक्लियोटाइड है, दोनों मतलब कि दोनों स्ट्रैंड को मिला के 100 न्यूक्लियोटाइड है। तो उनमें से यदि मान लीजिए आप बोलोगे आर्डेनिन एंड थायमिन 60 है एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन 40 है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आर्डेनिन 30 रहेगा एंड थायमिन भी 30 रहेगा, 30 रहेंगे तभी 60 होंगे। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आर्डेनिन 50 है एंड थायमिन 10 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितनी आर्डेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा और जितने ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा,
तो देखिए, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंटरी की मतलब समझ में आए ना, यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थायमिन रहेगा, उसकी मतलब वही है जैसे कि उन्होंने लिखा है। अच्छा, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज़ अच्छे से समझिए कि हम एंटी पैरेलल क्यों बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बात की थी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा, तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन जुड़ा है, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा है, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे OH फ्री है, यहाँ पर H है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। यदि हम दूसरे न्यूक्लियोटाइड की यदि बात करेंगे, कुछ ऐसा इस तरीके से रहेगा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। मान लीजिए यहाँ पर थायमिन है, ये फॉस्फेट है। पहला न्यूक्लियोटाइड की OH एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है। इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। सबसे फास्ट न्यूक्लियोटाइड को फोकस कीजिए, उनकी 5 प्राइम पे जो क्या है फॉस्फेट है वो फ्री है, तो इसलिए ये जो स्ट्रैंड रहेगा चलेगा 5 प्राइम डायरेक्शंस में, स्टार्टिंग होगा 5 प्राइम से। यदि मान लीजिए इस प्रकार के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपकी रहेगा, जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड रहेगा उनकी 3 प्राइम OH भी तो फ्री है ना, क्योंकि उसके बाद तो कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो उनकी फॉस्फेट के साथ वो कैसे जोड़ा बनाएगा। तो इसलिए लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो हमेशा क्या होगा, वो फ्री रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी देख रहे हो वो फ्री रहता है, तो इसलिए जो डायरेक्शन होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम एक हो गया। दूसरे स्ट्रैंड को देखिए, यदि शुगर की पिक्चर आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, आप मान के चलिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कर रहे थे ऐसे करेंगे, तो इनकी जो एडेनिन है, थायमिन तो इस साइड में रहेगा ना, ठीक है ना। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो इसलिए क्या होता है ना, आपकी इस प्रकार की मतलब कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, उल्टी मतलब कि उल्टा रहेगा। यहाँ पे इस तरीके से थायमिन रहेगा, क्योंकि पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर चौथा, पंजवा, तो ये फॉस्फेट, तो ये 3% में OH है, ठीक है, यहाँ पर H है, तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जितने भी शुगर रहेगा कुछ स्ट्रक्चर उनका अवैध रहेगा, तो इसलिए जो सेकेंड स्ट्रैंड रहता है उनमें हम 3 प्राइम बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो 3 प्राइम है ना वो किसी के साथ तो बॉन्ड नहीं बनाई है, उनकी 5 प्राइम की फॉस्फेट जो रहेगा इसकी 3 प्राइम OH के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है ना क्यों हम बोल रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसलिए, ठीक है। एंड अनदर स्ट्रैंड 5 प्राइम, तो ये तो चीज़ हो गया। उसके बाद हमने जो बात किए थे कि उनकी हमेशा क्या होता है, जो एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा बनाता है एंड गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा बनाता है। यदि अब नाइट्रोजिनियस बेसिस की हम बात करेंगे, 2 तरीके के होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन पायरिमिडिन हम क्यों कहते हैं, प्यूरिन की जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो रिंग है कुछ डबल साइक्लिक रिंग होता है, एक 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग रहेगा और एक 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है ना। प्यूरिन है और पायरिमिडिन जो होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, एक ही हेक्सागोनल रिंग रहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो प्यूरिन में आएगा आपका एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडिन में आपका आएगा जो साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। तो जोड़ा कैसे बन रहा है, देखिए, एडेनिन ये क्या है, प्यूरिन है, एंड थायमिन पायरिमिडिन है, तो गुआनिन आपका प्यूरिन है, साइटोसिन पायरिमिडिन है, तो इसलिए दो स्ट्रक्चर, ठीक है, 2 है, ये यहाँ पे 1 है, तो कुल मिला के 3 हो गया ना, समझ रहे हो ना। तो ये यदि मान लीजिए प्यूरिन जुड़ा बनाएंगे, मतलब कि एडेनिन एंड गुआनिन जुड़ा बनाएंगे, तो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो आपकी एक 4 रिंग बन जाएगा। मान लीजिए साइटोसिन एंड थायमिन बनाएंगे 2, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस है, विड्थ है, वो तो इक्वल नहीं रहेगा, तो इसलिए हमेशा एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ जुड़ा बनाता है, तो उनके जो विड्थ है, विड्थ को बराबर करने के लिए, समझ पाए ना। यहाँ पर जो विड्थ होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो उसके बाद यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो रहता है, एक स्ट्रैंड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो टर्न लिया है यहाँ से यहाँ तक, यदि हम बात करेंगे तो एक टर्न को हम बोलते हैं 1 पिच। तो ये स्टार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पिच। एक पिच की जो डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस। और एक पिच के अंदर आपको 10 बेस पेयर मिल जाएगा। कितना बेस पेयर मिलेगा, 10 बेस पेयर। मान लीजिए एडेनिन है, थायमिन, गुआनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन, इस प्रकार के आपको 10 बेस पेयर देखने को मिलेगा। यदि पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम और उनमें रहा है 10 बेस पेयर, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस रहता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कभी कभी आपको पूछेगा
कि 2 टर्न लिया है या 2 पिच है, 2 पिच है, तो इसका मतलब है कि एक पिच की डिस्टेंस मान लीजिए 34 एंगस्ट्रॉम है, तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68। तो कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो एक में 10 है तो दो में क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपको 2 पिच ना बोल के ऐसे बोलेगा, एक डीएनए उनकी जो दो एक पिच की लेंथ जो होता है 68 एंगस्ट्रॉम है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, तब क्या बोलोगे, एक पिच में 34 है एक पिच, तो 68 दे रखा है, ठीक है ना, 68 दे रखा है, इसका मतलब कि 2 पिच है, 2 पिच है तो 10 10 20 हो जाएगा, 20 बेस पेयर, 20 बेस पेयर बोलेंगे तो 40 न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो आप इस प्रकार की क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, वाटसन क्रिक आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।